गुड मॉर्निंग 10th क्लास। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने जियो का चैप्टर शुरू कर लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने भारत में संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ा था कि संसाधन हमारे पास बहुत है और ये लिमिटेड भी हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर लैंड जो रिसोर्सेज हैं उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको तरीक़ेबद्ध योजनागत तरीके से यूज़ करके हम उनका संरक्षण भी कर सकते हैं, अपने एरिया का या अपनी कंट्री का, राष्ट्र का विकास भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी इसको सस्टेन यानी कि इसका पोषण कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये एक अलग बात है कि हमें नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं संसाधन, तो हमें इनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इनको बड़े प्लान के साथ इनका यूज़ करना चाहिए। अपनी लाइफ में भी हम देखते हैं, अगर बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम करते हैं तो वो परफेक्टली नहीं होता, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो रिसोर्सेज की बात है, इतनी पॉपुलेशन है और अगर सब इन रिसोर्सेज का मिसयूज़ करेंगे या उनको वेस्ट करेंगे तो ये रिसोर्सेज एकदम ख़त्म हो जाएंगे। हमने डिवीज़न में पढ़ा था कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो गैर नवीकरणीय है, यानी कि उनका नवीकरण नहीं हो सकता, रिसाइकल नहीं हो सकता। तो इसमें हमने जो भारत में संसाधन नियोजन है, इस टॉपिक के अंदर क्या करना चाहिए अपने संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, क्या ऐसा प्लान बनाना चाहिए हमें। तो इसमें ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हम दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और जब लर्न करोगे तो तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसके अंदर। तो क्या पॉइंट देखे बेटा कि सबसे पहले हमें पहचान करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि संसाधन जो है कौन कौन से संसाधन हमारे देश के अंदर है। तो संसाधनों की पड़ताल करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण मीन्स क्या होता है बेटा, सर्वे करना। फिर मैपिंग करना कि किस एरिया में, देखो हर एक स्टेट में सेम रिसोर्सेज नहीं है, किसी स्टेट में कुछ पढ़ा था हमने पीछे, हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि झारखंड है या बिहार है, वेस्ट बंगाल है, नीचे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो ये एरिया किसके लिए जो है रिच इन रिसोर्सेज है, कोल है, आयरन है, ये ज़्यादा जो है खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। तो स्टेट वाइज जो है हमने देखना है, सर्वे करना है, उसकी मैपिंग करनी है कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ हैं। फिर उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है कि जो संसाधन हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, गुण क्या है भी, किस प्रकार का है, अच्छी क्वालिटी का है, उसके गुण अच्छे हैं या इन्फीरियर क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी के हैं। तो अलग अलग इनकी डिवीज़न करना और फिर क्वांटिटी, इसको भी फाइंड करना। जब हम सर्वे करते हैं तो उसमें हम पता चल जाता है कि कितने स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं कि कितना कोयला अभी बाकी है स्टॉक में या कितने उसके भंडार हैं। तो क्वालिटी क्या होती है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोहा है और कोयला है इसकी अलग अलग किस्में हैं। लोहा जो है वो भी 4 प्रकार का है, कोयला जो है वो भी 4 प्रकार का है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, जैसे पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। ये जो है कोयला, पीट इसमें सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है, गीला होता है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, इसलिए इसमें जब इसको जलाया जाता है तो पोल्यूशन ज़्यादा करता है ये, ठीक है। और इसी तरह फिर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को कि हम संसाधनों की पहचान करेंगे, उनकी एक सूची तैयार करेंगे, सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद ये पता लग जाएगा कि किस स्टेट में या किस एरिया में कौन से खनिज पदार्थ या मिनरल्स पाए जाते हैं, उसका मानचित्र बन जाएगा। फिर उन संसाधनों का हम क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज जो है आइडिया लगाएंगे, उनका मापन करेंगे भी कितना स्टॉक है, कितने भंडार हैं। फिर सेकंड पॉइंट में देखो, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी
कौशल क्या होता है बेटा? स्किल, काम करने की क्षमता, और एक जो है तरीका, एक मेथड, उसको बोलते हैं कौशल। ट्रेंड और संस्थागत नियोजन, यानी कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इससे रिलेटेड जो संसाधनों की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो एक ढांचा तैयार करेंगे कि हमने विकास करना है राष्ट्र का और इतने हमारे पास संसाधन हैं। तो ये सारा जो है प्लानिंग होगी ना, पता चल जाएगा सर्वे करने के बाद कि इतने हमारे स्टॉक में रिसोर्सेज हैं, और फिर उसी हिसाब से हम राष्ट्र की जो है योजना बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में है कि संसाधन विकास योजनाएं, कि कितने संसाधन हैं उनकी डेवलपमेंट की कैसे की जा सकती है। और फिर राष्ट्रीय विकास योजना, हम अपने संसाधनों के आधार पर ही विकास योजनाएं बना सकते हैं। ये नहीं कि हम अपने देश के विकास के लिए योजनाएं बनाते रहें और उसके लिए हमारे पास कोई रॉ मटेरियल ना हो। तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है कि हमने जो संसाधनों को लेकर विकास की योजनाएं बनानी है और जो राष्ट्र की विकास योजना है उनमें तालमेल होना चाहिए। वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारे पास इतने संसाधन हैं और उसी हिसाब से हम अपनी विकास योजनाएं बना सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको लर्न भी कर सकते हो साथ साथ में बेटा। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने सबसे पहले यही स्टेप उठाया कि सर्वे किया गया, एरियाज़ फाइंड किए गए कि किन एरियाज़ में कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, कितना स्टॉक है, और इसके लिए उन्होंने क्या बनाई? पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं क्योंकि साल जो सरकार जो है 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो हर 5 साल में वो पहले से अपना एक एजेंडा तैयार कर लेते हैं कि हमने इन 5 सालों में किस किस के विकास पर ज़्यादा जोर देना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो। तो इस तरीके से आज तक 12 जो है पंचवर्षीय योजनाएं बेटा लागू हो चुकी हैं। याद करें, ये करते रहें, आप इसको पढ़ें भी क्या पूछा गया इसमें। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि किसी भी क्षेत्र का विकास किस पे डिपेंड करता है? उस एरिया में पाए जाने वाले संसाधनों की उपलब्धता। और साथ साथ में क्या ज़रूरी है बेटा? प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, क्योंकि इनके अभाव में अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, स्किल्ड ह्यूमन नहीं होंगे, तो क्या होगा? संसाधन हमारे पास हैं लेकिन हम उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। हमें पता ही नहीं रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, उनको बाहर कैसे निकालना है, उनका यूज़ कैसे करना है, उनको रॉ मटेरियल से कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम मिनरल्स देखें, सिल्वर है, आयरन, ये जो है गोल्ड है, आयरन है, या कोल की बात करते हैं, तो ये जब हम यूज़ करते हैं तो वो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, क्योंकि वो एक तैयार माल होता है। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम देखो, पेट्रोलियम से क्या क्या निकाला जाता है? केरोसिन भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, ठीक है, डीजल भी निकाला जाता है। तो इसकी प्रोसेसिंग होती है। ये प्रोसेसिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रौद्योगिकी के ऊपर, स्किल के ऊपर। अगर हमारे पास स्किल ही नहीं है उनको रिफाइंड करने की, तो हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी थी, हमने 8th में पढ़ा था, जैसे यूएसए, जापान है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है। तो उनके पास क्या है? जो ह्यूमन है वो जो है पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, उनके अंदर स्किल है, उनके पास ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी है, उनको यूज़ करना आता है, तो वो डेवलप है। लेकिन हमारे जो अफ्रीका है या इंडिया है, इंडिया को भी अभी डेवलपिंग स्टेज में काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें अभी भी मोस्टली जो नियर अबाउट 30% लोग हैं वो अनपढ़ हैं, ठीक है। तो अलग अलग है इसमें मैन और वुमेन का जो लिटरेसी रेट है बेटा। तो एवरेज हमने लगा ली कि 30% अभी भी लोग अनस्किल्ड हैं, इलिटरेट हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में कि विकसित और पिछड़े देशों के जो है पता लगाएं कि कहाँ पर जो है संसाधन हैं लेकिन उनको वो यूज़ नहीं कर पाते। तो उपनिवेश का इतिहास क्या बताता है कि उपनिवेश क्या होता है बेटा? हमारे देश में आपको पता है कि ब्रिटिश रूल हुआ था और उन्होंने नियर अबाउट 200
जो ईयर्स हैं हमारे ऊपर राज किया। तो वो क्यों आए हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेज थे। उनको पता था कि यहाँ पर कॉटन भी होती है, इंडिगो की खेती भी होती है, जूट है, ठीक है, और टी है सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों की खोज में वो भारत में आए और यहीं पर ही वो फिक्स हो गए। 200 साल उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को भी यूज़ किया, हमारी मैन पावर को भी यूज़ किया और हमारा शोषण भी किया, हमारे संसाधनों का शोषण किया, हमारा शोषण किया। इसलिए तो वो जो है भारत की ओर या ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज़ थे उनकी साइड में आए, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज थे, लोगों को यूज़ नहीं करने आते थे। तो उनके पास आर्ट थी, उनको प्रोसेसिंग करनी आती थी, ठीक है। तो उन्होंने आकर यहाँ पर रिसोर्सेज को प्रोसेस किया और उनका यूज़ अपनी कंट्री के लिए किया भाई। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी थी, स्किल था, इसलिए उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज का खूब यूज़ किया। नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण। अभी तक हमने पढ़ा कि संसाधन जो है कितने इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए, और ये हमारे पास अवेलेबल है। हमें सिर्फ क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें स्किल चाहिए इनको डेवलप करने के लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा जो स्किल है, टेक्नोलॉजी है, यूज़ करने के बाद आज क्या रिज़ल्ट निकल रहा है कि ये संसाधन जो है इनका ह्रास हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, डिट्रॉयट हो रहे हैं, यानी कि इनमें कमी आ रही है। क्वालिटी वाइज क्वांटिटी तो कम हो ही रही है क्योंकि हम लगातार इनको यूज़ करते जा रहे हैं, और इनकी जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रही है। उनके अंदर वो गुण जो अच्छी किस्म की रिसोर्सेज थी उनको यूज़ कर लिया। और अब लैंड की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो डिग्रेडेशन कैसे होती है उनको डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि वाई वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज, हमें अपने संसाधनों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। आप आइडिया लगाएं कि क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था बेटे कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक बार बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उनको हज़ारों साल लग जाते हैं रीन्यू होने में। तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम इनको लगातार यूज़ करते जाएंगे, और ये अगर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोयला है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, लगातार इसके यूज़ से धरती के अंदर जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए। तो जो कोयले से काम किया जाता था उसके अल्टरनेट ढूंढने पड़ रहे हैं हमें, जिन्हें गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे हम सोलर एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है। दीज आर द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो कभी नहीं ख़त्म होते, इनएग्जॉस्टिबल है। तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण के बारे में हमने पढ़ना है कि क्यों ज़रूरी है। देखो, संसाधन जो हैं किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, विवेकहीन है यहाँ पर, विवेकशील नहीं है बेटा। विवेकहीन क्या होता है? बिना सोचे समझे उनका अगर हम उपयोग करते जाएंगे, उनका अति उपयोग, ठीक है, अति उपयोग जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हम उनको यूज़ करते हैं या वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं, ठीक है। अब ये पोल्यूशन जो है, हमने पेट्रोलियम को रिफाइंड करके पेट्रोल में कन्वर्ट कर लिया, डीजल बना लिया, जिसकी वजह से क्या हुई? गाड़ियाँ इतनी बाज़ार में आ गई कि हर एक पर्सन के पास आज गाड़ी है, और हम रोड के ऊपर देखते हैं कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उससे कितना पोल्यूशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी हमने कहाँ लगाई? पेट्रोलियम को पेट्रोल में कन्वर्ट करने की, ताकि हमें इजी हो, हम मूव कर सकें, हमारी गुड्स मूव कर सकें। लेकिन धीरे धीरे उसका बैड रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमारा जो पर्यावरण है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। इसी तरह जो रिवर वाटर है या इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हम पोल्यूशन करते जा रहे हैं, तो रिवर वाटर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके अंदर भी पोल्यूशन हो रहा है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं पैदा हो रही हैं। सामाजिक, आर्थिक क्या है? आर्थिक में क्या आ जाएगा कि जिन देशों के पास स्किल है या टेक्नोलॉजी है वो इसको ज़्यादा यूज़ करके रिच होते जा रहे हैं। जैसे सऊदी अरब की बात ले लें,
उसके पास वर्ल्ड का 29% जो है ऑयल रिजर्व्स है। अब वो सिर्फ ऑयल के बेस पर ही उनकी जो करेंसी है आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उसकी दिनार की वैल्यू है बेटा, क्योंकि पेट्रोल जो है अवेलेबल ही नहीं है कहीं और। ठीक है, अगर अवेलेबल है तो वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से भी जो वर्ल्ड है या कंट्री के अंदर ही देखते हैं, जिन राज्यों के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, और जिन राज्यों में कम है वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। जैसे पंजाब और हरियाणा हमने पढ़ा था, पंजाब का एग्जाम्पल, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और बिहार की पर कैपिटा इनकम कम है। तो ऐसी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने आती हैं, और इन समस्याओं के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? संसाधनों का संरक्षण, और भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण। भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत गया है। रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है या फिलोसफर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको ये चिंता सताती रही है भूतकाल से ही कि अगर लगातार ऐसे ही रिसोर्सेज का यूज़ होता जाएगा तो एक दिन ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अभी भी हम साइंटिफिक जो रिसर्च को पढ़ते हैं, उनके डाटास को पढ़ते हैं, कोई कहता है 2030 तक पानी ख़त्म हो जाएगा, कोई कहता है 2060 तक बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा, फ्रेश वाटर जो 1% अर्थ के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है कि वो पहले से ही आइडिया लगा रहे हैं, उनको टेंशन है इस बात की कि आने वाले टाइम में ये जो वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है या मिस यूज़ की, वेस्टेज की, तो जो धरती के ऊपर पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं चिंतकों में या नेताओं में एक एग्ज़ाम्पल लिया गया गांधी जी का। गांधी जी को भी इस बात की चिंता थी कि मनुष्य जाति को इन संसाधनों को इतना संभाल के रखना चाहिए जितना हम अपनी ज़मीन जायदाद को संभाल कर रखते हैं। ठीक है, हमें चिंता रहती है कि हमने अपनी जो पैसा है उसको संभाल के रखना है, रिसोर्सेज हैं या लैंड है या कुछ भी है जो हमारा अपना है, उसकी हम इतनी केयर करते हैं, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज की भी केयर करनी चाहिए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, अंडरलाइन करें इसको। इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। मीन्स हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इसका क्या मतलब है बेटा कि गांधी जी को ये पता था कि हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उनको यूज़ करके अपने डेवलपमेंट वर्क्स कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम उनका पेट भर सकते हैं, लेकिन किसी का लालच पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको पता ही है, अगर ग्रीड है, कुछ लालच है, तो वो तो कभी भी नहीं पूरा होता, इच्छाएं कभी नहीं मरती इंसान की, लालसा बढ़ती ही जाती है। तो जिन व्यक्तियों ने रिसोर्सेज को यूज़ किया टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उनका लालच है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ करते जाएं और वो लाभ कमाते जाएं। तो ये क्या हो गया? लालच। उनको बिल्कुल टेंशन नहीं, एनवायरनमेंट की टेंशन नहीं है, रिसोर्सेज की टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा पेट तो भर सकते हैं, पेटी नहीं भर सकते। तो ये जो है टर्म इन्हीं संसाधन संरक्षण के लिए आती है। ये पूरी स्टेटमेंट एक क्वेश्चन ही है कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर इसका एक ही मीनिंग है कि हमें अपने संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। लालची और स्वार्थी व्यक्ति क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक यानी कि एक्सप्लॉयट करते हैं। ज़रूरत नहीं है सिर्फ लालच के लिए, वो रिसोर्सेज को क्या करते हैं बेटा? हरास करते हैं उनका। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और बड़े जनसमुदाय के उत्पादन के पक्षधर थे। इस टॉपिक में देखो ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि संसाधन क्यों संरक्षित करने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, इसको रीड कर लेना, भू संसाधन। इस टॉपिक के अंदर हमने रिसोर्सेज की बात की, तो उसमें से एक रिसोर्स ले लिया भू संसाधन। भू मीन्स ज़मीन, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर लैंड नहीं है तो अर्थ के ऊपर हम कहाँ स्टे करेंगे बेटा? हवा में तो तैरेंगे नहीं।
तो हमें रुकने के लिए, रहने के लिए, घर बनाने के लिए, अपने काम करने के लिए किसकी मदद की ज़रूरत होती है? किसके सहारे हम सारे काम करते हैं? लैंड के सहारे। तो हम जिस भूमि पर रहते हैं उस पर बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और किस रूप में करते हैं? क्योंकि जो है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और फिक्स है। जो लैंड एरिया है वर्ल्ड के अंदर वो फिक्स है, ठीक है। 29% पूरे वर्ल्ड के अंदर लैंड पार्ट है और उसी के ऊपर ही मनुष्य अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। और उसी के ऊपर जो वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, जितनी भी ट्रैफिक्स हैं, परिवहन के साधन हैं, संचार व्यवस्थाएं हैं, ये कहाँ पर पॉसिबल होती हैं बेटा? भूमि के ऊपर। और ये एक सीमित संसाधन है और इसके जो भिन्न उद्देश्यों के लिए इसको सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से इसकी जो अवेलेबिलिटी है भूमि की, लैंड की, उसको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर डिवीज़न दिखाई हुई है नीचे पाई चार्ट पे। देखो बेटा, पहले पाई चार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर पर्पल कलर में मैदान दिखाए हुए हैं, सॉरी ब्लू कलर में, और पर्पल में पर्वत, और येलो कलर किसको शो कर रहा है? पठार। ये फिक्स कलर होते हैं। अब यहाँ मैदान को येलो में दिखा दिया क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है, इसमें अवेलेबल होता है। अदरवाइज़ जो मैदानी इलाके हैं उनको ग्रीनरी में दिखाया जाता है, ग्रीन कलर में। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें 43% मैदान हैं, 30% क्या है बेटा? माउंटेनियस एरियाज़, पर्वत पहाड़ हैं। और जो पठार हैं, प्लेट्यूज़ हैं, वो 27% है। अब टॉपिक में देखते हैं कि भारत में जो विभिन्न आकृतियाँ हैं, भू आकृतियाँ, जैसे पर्वत है, नॉर्थ में क्या है? पर्वत। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं? मैदान। और साउथ में क्या आ जाते हैं बेटे? पठार और छोटे छोटे द्वीप समूह। तो भारत का टोटल एरिया कितना है बेटे? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत के पास एरिया है, टोटल एरिया। और वर्ल्ड का ये 2.4% है। तो जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया भारत के पास है, उसकी डिवीज़न फर्दर कर रखी है कि इस एरिया के ऊपर क्या क्या पाया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा कि 43% क्या है? मैदान। और इन मैदानों में क्या होती है बेटा? कृषि होती है, उद्योग इस्टेब्लिश किए जाते हैं इसी पर। जितने भी उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं या कृषि जैसी एक्टिविटियां हैं, वो सब किस पे होती हैं? 43% मैदानी इलाकों में। इसी तरह 30% जो पर्वत वाले क्षेत्र हैं, तो पर्वतों पे क्या होता है बेटा? नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं, वो टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं, यानी कि पर्यटन विकास के लिए भी ये अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। यानी कि पर्वतों पे कौन सी एक्टिविटी होगी? टूरिज़्म। और दूसरा रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं। इसी तरह जो हमारे पठार हैं, 27% एरिया जो है लैंड का, उसके ऊपर क्या पाया जाता है बेटे? क्या है ज़्यादा? प्लेट्यूज़। और प्लेट्यूज़ किसके लिए फेमस होते हैं? खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का कोष होते हैं। तो जितने भी मिनरल्स हैं मोस्टली वो पठारी इलाकों में ही पाए जाते हैं बेटा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं होती, इस पर खेती बाड़ी हो नहीं सकती। पठारों में क्या होता है? पथरीला इलाका होता है, पत्थर ही पत्थर होते हैं। तो उन पत्थरों के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो किसी अर्थव्यवस्था के, किसी राष्ट्र के विकास में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। आगे फिर पाई चार्ट आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ईयर बताया हुआ है 1960 to 61 और 2014 to 15, यानी कि जो भू उपयोग है वो किस किस रूप में होता है। तो हम 2014 और 15 वाला देखते हैं बेटा। इसमें जो दिखाया हुआ है थोड़ा रेड कलर, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य भी है और बंजर भूमि, यानी कि ये यूज़ में ही नहीं है। इसी तरह प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति भूमि जो है ये पर्पल शेड में दिखाई हुई है।
प्रतिभूमि क्या होती है? ऐसी ज़मीन जिसको हम एक बार फसल लेने के बाद खाली छोड़ देते हैं, उसको प्रतिभूमि कहते हैं बेटा। ताकि जो लैंड है, सोयल है, जो फर्टिलिटी दोबारा से गेन कर ले। तो इसलिए ये खरीफ की जो फसल आती है उसके बाद उस एरिया को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसको थोड़ी सांस आ जाए ज़मीन को, वहाँ पर दोबारा से हम फसलें पैदा कर सकें। इसी तरह वर्तमान प्रति शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, वन, बंजर भूमि, दोनों साइड में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसकी डिवीज़न भी दिखाई हुई है। देखो 45.5% सबसे ज़्यादा जो ग्रीन पार्ट है, बड़ा लाइट कलर वाला, वो क्या है? गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कि एग्रीकल्चरल एरिया नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? शहर हैं, पॉपुलेशन रहती है, इंडस्ट्रीज़ है और भी बहुत सारी एक्टिविटी जो हैं इस एरिया में होती हैं। और 23.3% जो डार्क ब्लू कलर है वो किसको शो कर रहा है? वन। यानी कि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से 33% जो भारत का एरिया ना वो कवर्ड होना चाहिए फॉरेस्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर हम कितना देख रहे हैं? 23.3%, यानी कि फॉरेस्ट एरिया कम हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके हिसाब से, इसलिए तो पोल्यूशन की समस्याएं फेस करते हैं हम लोग। तो होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए और वो कम होकर 7% जो है रह गए हमारे पास 23% बेटा। इसी तरह ये छोटे छोटे दिखाए हुए हैं, ये सारे आप अच्छे से रीड कर सकते हो। तो ये भू उपयोग बताया हुआ है कि भारत के अंदर भूमि जो हमारे पास कितनी मैंने बताई थी आपको? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसकी डिवीज़न बताई हुई है किस किस रूप में उपयोग होता है। जैसे फर्स्ट है वन, फिर सेकंड है कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, जहाँ खेती होती है, बंजर है या कृषि अयोग्य भूमि है, खाली पड़ी है, पड़ती ज़मीन पड़ी है। गांव के अंदर देखते हो जहाँ पर पशु चरते हैं या पशु बांधे जाते हैं, तो ये सारी अयोग्य भूमि है, खेती कर सकते हैं बट वहाँ पर हो नहीं रही। इसी तरह गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई भूमि, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग या पॉपुलेशन यहाँ रहती है। तीसरे नंबर पर है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमियाँ, जिसमें वृक्ष, फसल, उपवन, वन और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र आगे पढ़ेंगे 5th पॉइंट में, कि जिस पे हम डायरेक्ट खेती कर रहे हैं उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं बेटा। इसी प्रकार कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा टाइम बीत गया हो, अभी भी बेकार पड़ी है, उसके ऊपर कोई भी ऐसा मेथड नहीं अडॉप्ट किया गया कि उसको उपजाऊ बनाया जाए। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि, पुरातन प्रति 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। और इसी तरह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। निविल और शुद्ध एक ही मतलब है। एक कृषि वर्ष में, यानी कि एक साल में हम 3 फसलें लगभग लेते हैं, तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, एक बार से अधिक, मैंने भी बताया कि 3 फसलें, गेहूँ, चावल और जायद की फसलें, यानी कि खरीफ, रबी और जायद, हम तीनों फसलें लेते हैं। कोई लोग आलू की खेती कर लेते हैं, कोई दालें लगा लेते हैं, कोई गन्ना लगा लेते हैं। तो यहाँ पर यही मतलब है कि एक वर्ष के अंदर हम एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध क्या हो गया? जो हमने एक बार बोया। और सकल क्या होता है कि तीनों फसलों को जो टाइम पीरियड है उसको जोड़ा जाए तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र निकलता है। अभी एक ही फसल पर उगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू जो उपयोग है, अभी हमने भू उपयोग पढ़ा, तो उसका जो प्रारूप है मतलब कि वो किस पे डिपेंड करती है। जो ज़मीन है, जैसे रेतली ज़मीन है, पठारी ज़मीन है, मैदानी जो बागों की ज़मीन है या पर्वतीय मिट्टी है, तो इसके ऊपर क्या चीज़ें डिपेंड करती है बेटा। भू उपयोग निर्धारित करने में जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं वो क्या हैं? सबसे पहले भू आकृति,
कि टाइप क्या है भूमि का। मैंने भी बताया कि वो रेतली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, किस प्रकार की है, पर्वतीय मिट्टी है या पठारी मिट्टी है, तो वो भू आकृति होगी। जलवायु, अब जलवायु देखो क्लाइमेट जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग है। जैसे राजस्थान एरिया जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो तापमान होता है, इसलिए वहाँ पर जो मिट्टी है उसमें रेत के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे यहाँ गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है और वर्षा भी होती है, इसलिए हमारे पास जो मिट्टी अवेलेबल है वो नदियों द्वारा बिछाई गई है और इसलिए जलवायु का उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता और उपजाऊ मिट्टी है। इसी तरह मृदा के प्रकार और मानवीय कारक, ये भी भू आकृति यानी ज़मीन के उपयोग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं, तो ये सब जो है भू उपयोग प्रारूप में आते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और इस 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में 93% जो भू एरिया है उसके आंकड़े उपलब्ध हैं, बाकी के नहीं हैं। यानी कि 7% जो भूमि है उसका कोई पता नहीं है कि उस पर क्या पाया जाता है, क्या होता है। तो 93% का जो है सर्वे हो चुका है कि उसके ऊपर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बेटा। सॉरी बेटा, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया बेटा, टिक कर लें, ठीक है। यहीं से नेक्स्ट पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।